तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आइए आज कुछ अलग, बिल्कुल आज मैं एक ऐसा स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ जो बिल्कुल हमारे जीवन से संबंधित है, जिन पर हमारे समाज के अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते। यह स्टोरी है यही सच है। इसे मनु भंडारी ने बिल्कुल अच्छे से सजाया है और ये आज के आधुनिक कहानियों में से एक कहानी है, बिल्कुल अलग। देखिए, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसे होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ये घटनाएं कहीं समाज में आ जाए तो लोग उसे गलत या अलग ही दृष्टि से देखते हैं। तो ज़रूरत है इन सब चीज़ों को समझना, देखना और इस पर कार्य करना। तो क्या होता है, किसी किसी के स्टोरी से हमें कुछ शिक्षा मिल जाता है, कुछ नया करने की चाहत मिल जाती है। तो वैसे ही एक कहानी है, यही सच है। मनु भंडारी जी ने इसे बिल्कुल अच्छे से सजाया है, बिल्कुल मस्त कहानी। तो आइए इस कहानी के बारे में हम जानेंगे और कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है। कोई सत्य नहीं देख पाता, कोई कुछ और, कोई कुछ और। तो इस स्टोरी के माध्यम से उसे हम लोग समझेंगे। यही सच है। क्या सच है? क्या होता है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को, ऐसे चीज़ों को मानते ही नहीं है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है कि ये है हमारे लाइफ में, ऐसा होता है। ठीक है ना? अपने आप को धोखा में रखते हैं, सच्चाई से परे रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही कहानी है, यही सच है मनु भंडारी की। आइए बिल्कुल इसे समझते हैं नए अंदाज में। बिल्कुल आशा करते हैं कि मेरी कहानी बताने का तरीका पसंद आएगा आप लोगों को। ठीक है? कहानी शुरू करने से पहले एक और बात है कि यदि आप इस कहानी में यहाँ तक आ गए और कहानी में मेरे साथ बन गए तो अंत तक जरूर इस कहानी में बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मनु भंडारी की कहानी यही सच है। मनु भंडारी की कहानी सुनिए मेरी जुबानी। ठीक है? तो बिल्कुल यह कहानी, देखिए कहानी शुरू होती है कानपुर से। थोड़ी सी कहानी के बारे में हम बता दें ताकि आप लोगों को मज़ा आने लगे। ठीक है? कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है रूपा और एक लड़का है जिसका नाम है संजय और एक लड़का है जिसके नाम के बारे में हम बात करें तो उसका नाम है निशित। ठीक है ना? एक और लड़की है जिसका नाम है ईरा। तो इन 4 लोगों पर यह पूरी कहानी है, जिसमें 2 जगहों की नाम लिया गया है, कानपुर और कोलकाता। ठीक है ना? तो कहानी का कुछ सार ऐसा है कि ईरा एक लड़की है रूपा एक लड़की है जो पटना में रहती थी, यानी उस पटना में पढ़ाई रहती थी और वहाँ उसका संपर्क एक लड़का से होता है, निशित। ठीक है ना? और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग उमड़ पड़ते हैं। कहानी की कुछ ऐसे ही है शुरुआत, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है और बहुत ही जल्दी ये प्रेम प्रसंग खत्म हो जाता है और रूपा के जीवन में एक दूसरा लड़का संजय आता है। ठीक है ना? और ये कहानी कानपुर पहुंच जाती है पटना से। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे सारे चीज़ क्लियर करेंगे हम। ठीक है? तो कानपुर में सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवार पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चे के झुंड दिखाई दिए। मतलब शाम का समय हो गया था
और छोटे छोटे बच्चे अपना बस्ता लटकाए जा रहे थे, मतलब सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई थी। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ, ये रूपा की आवाज़ में, ठीक है। घंटा भर हो गया, मतलब रूपा लगभग 1 घंटा इंतजार कर चुकी थी यहाँ खड़े खड़े, और संजय का अभी पता नहीं। संजय आपको बताए थे कि रूपा के लाइफ में दूसरा लड़का है। झुलझुलाती सी मैं कमरे में आती हूँ, कोने में रखी 1 घंटा लगभग बाहर इंतजार करते करते हो गया, लेकिन अभी तक संजय नहीं। संजय की एक बड़ी बुरी आदत थी, वह लेट से आता था, टाइम पर नहीं पहुँचता था। उसके बाद ये कमरे में पहुँची, कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी थी, टेबल के ऊपर सारी किताबें इधर उधर, कुछ किताबें खुली थी तो कुछ किताबें बंद थी, और एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ। फिर निरुद्ध सी कपड़े की अलमारी, और अचानक से कपड़े की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े को देखती हूँ। अंदर अलमारी में रखे कपड़ों को रूपा देखती है, सब बिखरे पड़े हैं, पूरे अलमारी में कपड़े बिखरे पड़े हैं। और इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही और इन्हें ही ठीक कर लेती। और रूपा सोचती है, अपने आप से कहती है कि 1 घंटे मैं व्यर्थ में ही खड़ी रही, तब तो मुझे पता ही है कि हमेशा लेट आता है, तब तक मैं अपने पुस्तकों को मतलब सरिया लेती या कपड़ों को समेट लेती, पर मन नहीं करता है और फिर बंद कर देती है। खोलती है, फिर सोचती है कि कपड़ों को ही ठीक ठाक कर लूँ, लेकिन मन नहीं करता है, फिर दरवाज़ा अलमारी का बंद कर देती है, उसी तरह छोड़ देती है। दिक्कत यह है कि संजय के बिना रूपा का मन नहीं लगता था। वो चाहते थे कि छोड़ो, वो उसे पता था कि 1-1.5 घंटा लेट ही आएगा, लेकिन फिर भी वो उसकी इंतज़ार करती रहती थी, ठीक है ना। इसी को प्रेम शायद कहते हैं। नहीं आना था और उसे कोसती है संजय को कि नहीं आना था तो व्यर्थ में ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात थोड़ी नहीं है, हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से 2 घंटे देरी से ही आता है, और मैं हूँ कि उसी के क्षण में प्रतीक्षा करने लगती हूँ। रूपा कहती है कि कोई नया बात तो थोड़ी नहीं है, हमेशा से वो लेट ही आता है, और मैं एक पागल हूँ जो उसके इंतज़ार में 1-1.5 घंटे प्रतीक्षा करती हूँ, इंतज़ार करती हूँ। वह क्यों नहीं समझता मेरा समय अमूल्य है, चूँकि यह पढ़ाई कर रही थी और कह रही है कि वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय जो है अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे सारा समय पढ़ाई में लगना चाहिए। अपना सपना जो है पूरा करने के लिए पूरा समय पढ़ाई में देना चाहिए, और वह है कि मेरे समय बर्बाद करता है। पर यह बात उसे मैं कैसे समझा कि भाई टाइम पर आ जाया करो, कुछ समय मेरे साथ बिता लिया करो, ताकि मैं अपने समय से पढ़ाई कर लिया करूं। क्योंकि रूपा का मन तो संजय के बिना नहीं लगता था कि वो पढ़ भी ले। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ। मेज पर बैठ कर पढ़ने की कोशिश करने लगती है रूपा, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे में जरा सा हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पर्दे थोड़ा से हवा से हिलता है तो दिलों की धड़कन बढ़ने लगती है, और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटे पर दौड़ आती है। जब किसी का इंतज़ार करो और वो आने में लेट करे तो बार बार नज़र घड़ी की तरफ जाती है। ऐसा समय हो कि भैया हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं 3 बजे और आप आए 4 बजे तक, आपका कोई अता पता नहीं है, और फिक्स है कि 4 या 5 बजे के बाद आप नहीं आएंगे, तो उस समय बार बार ध्यान घड़ी पर ही जाता है, ठीक है ना। और हर समय यही लगता है कि वो आया, और रूपा को ऐसा फील होता है कि आ गया, शायद आ गया, ऐसा फील करती है। तभी मेहता साहब की 5 साल की, इतने में बगल के पड़ोसी के मेहता साहब की 5 साल की छोटी सी लड़की इजेक्टी सी कमरे में आती है और कहती है कि आंटी हमें कहानी सुनाइए ना। अब रूपा जो थी थोड़ी सी बेचैन थी, थोड़ी सी उलझी हुई थी। उतने में वो लड़की आकर बोलती है, तो रूपा बोली कि नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, माने बाद में आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ, थोड़े से गुस्से में कहते कि नहीं अभी नहीं, मैं सुनाऊंगी, जाओ बाद में आना। और वह भाग जाती है और उनके माता पिता को थोड़ा सा कोसती है रूपा की ये मिसेज मेहता भी एक ही है, यूँ महीनों शायद मेरी सूरतों नहीं देखते, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने के लिए भेज देते हैं।
कहते हैं ये भी अजीब है, पूरे महीने मेरे सूरत नहीं देखते हैं, लेकिन बच्ची को मेरे सिर खाने के लिए भेज देंगे। मेहता साहब तो फिर भी कभी 10-8 दिन पर खैरियत पूछ लेते हैं, पर वे बेहद अकड़ू मालूम होती है उनकी वाइफ। अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, अकड़ू मालूम होती है, कोई बात नहीं है। ये दिलचस्पी दिखाने से इतनी आज़ादी से मैं नहीं घूम पाती, और रोक टोक में निकलती तो वो रोकती, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। अच्छा ही है को नहीं बोलती है, ठीक है ना। खट 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 की आवाज़ आई, वह परिचित सी पदध्वनि, और रूपा समझ गई कि वह संजय आ गया है। तो आ गया संजय, मैं बरबस अपना, और रूपा ऐसा फिल्म कराना चाहती है कि मैं उसका इंतजार नहीं कर रही थी। बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक पर केंद्रित कर लेती है, और रजनीगंधा के ढेर सारे फूल संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा था, ठीक है ना, लेकर खड़ा था। यह रूपा ऐसा फील कराती है कि मैं उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बिल्कुल, ठीक है ना। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। रूपा को दिखाई दे रहा है, तिरछी नज़र से देख रही है कि हाँ संजय आया है, लेकिन जा नहीं रही है। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है, और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे को दबाता हुआ, वो मेज बैठ कर पढ़ाई कर रही थी, फूलों को मेज पर रख के पीछे से दोनों कंधों को दबाता है, और कहता है बहुत नाराज हो। पूछता है रूपा से, बहुत नाराज हो। रजनीगंधा की महक से सारे कमरे महकने लगा, रजनीगंधा के फूल के गमक से पूरे कमरे में मतलब ये सुगंध आ गया। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रूपा कहती है थोड़ी सी दांत दबाकर कि मुझे क्या करना है नाराज होकर। रुखाई से कहती है थोड़ी सी गुस्सा होकर। वह कुर्सी सहित, इतने में संजय जो है कुर्सी सहित रूपा को घुमा लेता है, यानी उसमें मैं रूपा के बाद में बात कर रहा हूँ तो मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है, और बड़े दुलार के साथ मेरे ढोड़ी उठाकर, ढोड़ी के मतलब होता है ना दाढ़ी, ठीक है ना, उठाकर कहता है तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया, सबको नाराज करके आना अच्छा नहीं लगता ना, संजय कहता है। रूपा की इच्छा होती है कि कह दूं कि तुम दोस्तों का ख्याल है। देखिए अभी मैं कहानी आप लोग को बता रहा हूं, तो अभी मैं रुपये के अंदाज में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उनके बुरा मानने की चिंता है, रूपा कह रही है कि उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी नहीं है। मेरी कोई चिंता नहीं है कि मैं लेट हो जाऊं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरी कोई चिंता नहीं है। वो बुरा मान जाएंगे इसकी चिंता है। पर कुछ कह ना पाती, और एकटक उसके चेहरे को देखती रहती थी। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, और कोई और समय होता तो मैं उसे अपने आंचल से पोंछ दिया होता। मतलब यदि कोनो दूसरा टाइम रही तो वक्त उस समय वो गुस्सा थी, लेकिन यदि कोनो दूसरा टाइम होता तो अपने आंचल से उसे पोंछ देती। पर वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है और हंस रहा था संजय। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही थी, पर मैं क्या करूं। आंखें लग रहा था कि क्षमा मांग रहा है, पर मैं करूं क्या। तभी वो अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर, वो हमेशा कुर्सी के जो हत्था होता है ना, जिस पर हाथ हम रखते हैं, उस पर बैठकर मेरे गालों को सहलाने लगता है। और मुझे उसकी इस बातों पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा। किस बातों पर? सहलाने की बातों पर नहीं, उसे इस बात पर रूपा को गुस्सा आ रहा था कि इसी तरह हमेशा करता है। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लेट आता है, अपनी जो बातें हैं हमेशा इसी तरह करेगा, और दुनिया भर का लाड प्यार दुलार दिखाएगा। वो जानता है कि मेरा क्रोध इसके आगे नहीं टिक पाता है। मेरा जो गुस्सा है इन्हें लाड दुलार प्यार के आगे नहीं टिकता है, इसलिए वह इसी तरह हमेशा करता है। फिर उठकर वहाँ से फूलदान में पुराने फूल को फेंक देता है और नए फूल लगाता है। जो पुराने फूल रखे, फूलदान मतलब रखने का जगह, उसमें पुराने फूल है, उसे फेंक कर उसमें नए फूल लगा देता है। फूल सजाने में वो इतना कुशल है कि एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना हो तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। रूपा कहते हैं कि मेरी भी आदत हो गई है
कि एक दिन भी कमरे में फूल ना हो तो मेरे पढ़ने में मन नहीं लगता है, और ना सोने में यह फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देता है। जो फूल है वो ऐसा लगता है कि साक्षात संजय मेरे पास है। फूल की जो कलियां है वो संजय की आंखों जैसा दिखाई देती थी रूपा को। थोड़ी देर बाद कुछ समय बीतता है, थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं, संजय के साथ वो घूमने निकल जाती है, और एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र का याद आता है। ईरा, हम आपके फर्स्ट में नाम बताए थे, ईरा जो रूपा की सहेली है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी, इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे भूल गई, और संजय के चक्कर में गुस्सेबाजी में गुस्सा करने में वह भूल गई उस पत्र को, लेटर को। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। यानी हम आपको बता दें कि रूपा यहाँ पढ़ रही थी और अपने सहेली से कोलकाता, ईरा कोलकाता में रहती है, कोलकाता में बोली थी कि मुझे मेरे लिए कोई नौकरी देखना, कोई नौकरी की व्यवस्था करना, देखना, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो रूपा, ईरा जो थी देखकर और बोली थी कि तैयार रहना, किसी दिन इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। ये बात बताई रूपा संजय से। कहाँ? कलकत्ता से। संजय बोला, कहाँ कलकत्ता से? ओ, कुछ याद करते हुए संजय पूछता है, और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। ऐसा करके एकाएक, थोड़ा सा जिससे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, उस तरह संजय इस तरह उछलकर कूदकर, मतलब ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, और संजय जो है कहाँ कोलकाता से, ऐसे कर और रूपा के एक राउंड मारकर उसके आगे आता है, ठीक है ना। और यदि तुम्हें वह जब मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल बच्चे के अंदाज में कहते हैं कि वो रूपा, यदि वो जब तुम्हें मिल जाए ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ऐसा कहता है। बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, कहानी में ना हम बार बार रूपा मुझसे निकल जा रहा है, दीपा नाम है उसका, ठीक है ना, दीपा, बार बार हम रूपा बोलते रहे, ठीक है। कहते दीपा, बिल्कुल मजा आ जाएगा दीपा, ठीक है ना। हम सड़क पर है, दीपा कहती, सॉरी बार बार रूपा निकल जा रहा है, दीपा कहती है कि हम सड़क पर है, नहीं तो अवश्य ही उसे आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। हरकत क्या था कि संजय छोटी छोटी बातों पर दीपा को गले लगा लेता था और उसे चुंबन करने लगता था, ठीक है ना। लेकिन सड़क पर होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता था। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। मतलब क्यों? दीपा को अच्छा नहीं लगा इस प्रकार प्रसन्न होना। और क्या वह चाहता है? दीपा सोचती है कि क्या वह चाहता है कि मैं कोलकाता चली जाऊं, उससे दूर हो जाऊं। मतलब दीपा को लगता है कि संजय शायद यह चाहता है कि मैं कोलकाता चली जाऊं और मैं दूर हो जाऊं उससे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। फिर संजय जो है आगे बात करता है, तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जब मिल जाए ना, संजय कहता है कि तुम्हें यह जब मिल जाए तो मैं अपना तबादला भी कलकत्ता में करा लूंगा और हेड ऑफिस में। और यहाँ की रोज रोज की किचकिच से मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल से ने हमेशा मुझे बांध लिया है। ठीक है, अब ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएगी। कह रहा संजय कि देखो, मैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे ख्याल के कारण यहाँ से मैं नहीं जा पाता। यदि तुम्हारा तबादला हो जाए ना, यदि तुम्हारा जॉब लग जाता है कोलकाता में, तो मैं भी यहाँ से तबादला कराकर हेड ऑफिस कोलकाता में ही वहीं पर रहेंगे। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। तब दीपा के मन में शांति आई और एकाएक मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। रात बड़ी सुहावनी हो चली है, ठीक है। और हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठे हैं। प्रिय टेकरी थोड़ा सा चबूतरा जैसा होता है बैठने का। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। और मैं कुछ नहीं बोलती थी। संजय पूरे पक पूरे ऑफिस की बातें, कोलकाता जाकर वहाँ पर रहने की बातें, हर एक बातें बताता है दीपा को।
लेकिन दीपा कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती रहती थी। वो बैठकर शांतिपूर्वक उसे देखती निहारती रहती थी। जब वो चुप हो जाता तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए यह पहला ही मौका है। कहते हैं मैंने कभी इंटरव्यू में नहीं गई हूँ और मेरे लिए पहला मौका है, पता नहीं क्या कौन सा क्वेश्चन पूछते होंगे। ठीक है, वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है और संजय जो है हंस पड़ता है, तुम भी एक मूर्ख हो। और कहता है कि तुम भी एक मूर्ख हो, घर से दूर, अपने घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेले रहती हो, रिसर्च करती हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है तुम्हें, क्यों? मतलब अकेले आकर रहती हो, अकेले सारे काम करती हो और इंटरव्यू से डर लगता है। और गाल पर हल्की सी चपट जमा देता है, धीरे से तेरे गाल को इस तरह ठोक देता है। फिर समझता हुआ कहता है, और देखो आजकल के इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहाँ किसी की जान पहचान वाले इन्फ्लुएंस डलवाना यानी कि पैरवी डलवाना जाकर। कहते कि इंटरव्यू आजकल बस दिखावा के लिए होता है, वहाँ पर जाकर किसी से जान पहचान वाले लोगों से थोड़ी सी पैरवी लगवा देना। पर कलकत्ता तो मेरे लिए, दीपा कहती है, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय से मैं कहती हूँ बिल्कुल कि उन लोगों की जान पहचान हो तो अलग बात है, लेकिन मैं तो हीरा के अलावा किसी को नहीं जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नज़र गड़ाकर पूछता है, कौन? संजय बिल्कुल चेहरे के पास आकर, कि निशित भी तो वही है। निशित नाम एंटर हुआ है, इसका नाम बता दे बारे में हम कि निशित दीपा का पहला प्रेम था। ठीक है, होगा मुझे क्या करना है? और दीपा थोड़े गुस्सा में आकर कहती है कि होगा मुझे क्या करना है? मैं एकदम से बनाकर जवाब देती हूँ कि होगा मुझे क्या करना है? पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब ये बात तुम करोगे। संजय के ऊपर गुस्सा करती है, कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है। दीपा कहती है कि वह मुझे छेड़ने के लहजे में कहता है और मैं भड़क पड़ती हूँ, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे यह कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो, मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। वह मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है, जब वह उसका नाम लेता है निश्चित का तो मेरा मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है कि मैं खुश हो जाऊं और मैं झपटकर उसके हाथ को फेंक देती हूं। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? वह कहता है कि कौन है यहाँ जो देख लेगा, और देख लेगा तो देख ले, आप ही कूड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है बेशर्मी। रूपा कहती कि मुझे पसंद नहीं है बेशर्मी, और सच ही रास्ते में ऐसी हरकत पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। निर्जन मतलब रास्ता बिल्कुल सुनसान ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता फिर कानपुर जैसी जगह जहाँ पर गांव जैसे लोग पहले थे, आज भी थोड़े बहुत है। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने की कहती हूँ कि बैठ जाओ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, और यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता आकार छोटा होता है, सड़क के मोड़ पर ख़त्म हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ निरुदय से कि खोई सी, इसके जैसे लग रहा है उसकी यादों में खोई सी हूँ। ऐसा कि संजय जब पास रहता था तो चिड़चिड़ापन सी रहती थी, बिल्कुल उससे बोलती रहती थी। वो भी एक प्रकार का प्रेमी ही है, और जाने पर उसके यादों में पड़ी रहती थी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेका आंखें हैं, संजय की आंखें हैं जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुलारा रही है, मतलब प्रेम कर रही है, और अपने को असंख्य आंखों में निरंतर देख जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ।
और उस फूल को देखकर ही लजा जाती है, जैसा लग रहा हो कि नहीं वहीं देख रहा है। मैं संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वो खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था, मैं पागल हूँ, नीरी मूर्खा हूँ। ठीक है, कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक है, शायद वह उसका कहना ठीक है, शायद मैं पागल ही हूँ। ठीक है, कानपुर में मैं जानती हूँ, दीपा कहती है कि मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तक सशंकित होता है, ठीक है ना, शक वाला, ठीक है ना, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं। ये अपने आप से बातें कर रही है दीपा कि मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ और कि उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार कोई प्यार होता है? उस समय वो 18 वर्ष की थी। नीरा बचपन होता है, महज पागलपन, और उसमें आवेश रहता है पर अस्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वो आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से वह टूट जाता है। यानी प्रेम जो फर्स्ट में बहुत ज़्यादा गहरा हो तो उतना ही जल्दी वह ख़त्म भी हो जाता है। कैसे मैं उसे बताऊं? और उसके बाद आहो आंसुओं और सिसकिए का एक दौर, सारी दुनिया के निसारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा मन में उत्पन्न हो जाती है। ये दीपा अपने से बात कर रही है। कैसे मैं संजय को समझाऊं? जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है तो उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता है, और जीवन में जीने का कोई दूसरा आधार मिले तो उसको उन सबको भुलाने में भी कोई समय नहीं लगता है। फिर तो वह बस सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिन पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है, और बाद में वो पुराने दिन को याद याद करके लोग हंसते हैं। तब एकाएक ही इस बातों का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं था, वरन जीवन की उस रिक्तिका और शून्य के लिए था। यानी 18 वर्ष 19 वर्ष की आयु में युवाओं के, लड़कियों के जीवन में कुछ सुना सुना सा हो जाता है, कुछ रिक्तिका, कुछ अवशेष जगह बच जाता है, और जिसे पूर्ति करने के लिए ये सब प्रेम अट्रैक्शन वगैरह होते रहते हैं, जिसे जीवन की नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। और तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई, और संजय मुझे मिला तो मैं निशित को ही भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गुजने लगे, जो मैं रात दिन उसके याद में रोती रहती थी। अब वो मेरे किलकारियों में बदल गए। पर संजय जब तक निशित को बातों को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा होता है, गुस्सा होता है, मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ कि वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। वह निशित को लेकर हमेशा सोचता रहता है। उसे मैं कैसे बताऊं कि मेरा प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। दीपा कहती है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर मैं भी अपने क्षितिज की बातें करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते हैं। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। जो हमारी भावनाएं हैं, भावुकता है, हम किसी भी टॉपिक पर बात करें, लेकिन केंद्र तो मेरा संजय ही है। सपनों की जगह वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम की परिपक्वता मिल गई है, जिसके आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है और अस्थायी हो गया है। ये संजय को क्यों नहीं समझ में आता। पर संजय को मैं कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशित मेरा अपमान किया है, और ऐसा अपमान जिसकी कचोट से आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला है जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया विष मुझे पीना पड़ा।
विश्वघाती नीच कहीं का, कहते हैं कि विश्वघाती नीच कहीं का, उसके बारे में मैं सोचूंगी। ठीक है। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ। और सच पूछो तो अपने को मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल से फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ था, जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ था। ऐसे व्यक्ति के चंगुल से मैं फंसने से बच गई। ठीक है ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, रूपा कहती है। संजय यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यो आत्मसमर्पण करती, क्योंकि संजय की आदत थी दीपा को चुम्बन करना, बाहों में पकड़ना। ठीक है ना, ऐसी तुम्हारे चुम्बनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखरने देती। जानते हो विवाह से पहले कोई लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? ये सारे बात ना दीपा अपने मन में सोच रही है। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझे। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निश्चित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। ठीक है ना, ये अपने मन में सारी बात खुद से कहती है, समझाती है। सारी ये बात संजय से वो कहना चाहती। कानपुर, परसों मुझे कोलकाता जाना है। खबर आ गया कि नहीं, परसों आप आ जाइए, कोलकाता इंटरव्यू है। और ये बातें वो संजय से कहती है कि परसों मुझे कोलकाता जाना है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा, मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी मेरे साथ चले, पर उसे ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ नहीं होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। दीपा कह रही है कि भैया, सॉरी हम बोल रहे हैं संजय से कि चलो तुम भी चलते ना, तो कंपनी मिल जाती, एक अपना सहारा होता ना कम से कम। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, ये अकेली घूम फिर लेती हूँ। तो संजय सोचता है कि मैं मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच तो यह है कि बड़ा डर लग रहा है। मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच तो यह है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, और संजय के साथ मैं ये सोच लेती है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितना सुंदर कल्पना है, कितनी मादक है, पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन भिन कर देता है। इंटरव्यू का डर सारे जाल को तोड़ देता है। का संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता, लेकिन संजय नहीं जा सकता था क्योंकि उसे भी कुछ काम था। ठीक है ना। कलकत्ता, अब ये निकल पड़ी कलकत्ता के लिए। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन से प्लेटफॉर्म में प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ और वहीं कहीं दिखाई नहीं देती है। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में ही से दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर चारों तरफ देखती है कि हीरा नज़र आ जाए, हीरा नज़र नहीं आती है। फिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तरे उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ में तो देखकर मेरी दहशत जैसी और बढ़ जाती है। वहाँ पर इतने बड़े शहर को कभी दीपा नहीं देखी थी, वो पटना और कानपुर जैसे शहरों को देखी थी। तभी किसी के हाथ से स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे से कोई हाथ रखता है और रुमाल से चेहरा का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओफ, तुझे न देखकर मैं घबरा रही हूँ थी, तुम्हारे घर में कैसे पहुँचूंगी। ठीक है ना। पीछे से वो देखते थे ईरा खड़ी रहती है। ठीक है। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को ताजगी से भर देती है और ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है, हावड़ा पुल की, और मैं विस्मित से उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैली हुगली के विस्तार को देखती हूँ और छाती पर खड़ी और विहार करके अनेक नौका को देखती हूँ, नौका और बड़े बड़े जहाज़ों को भी देखती हूँ। उसके बाद बहुत से भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकाती चलती है। ऊंची इमारतों और चारों ओर वातावरण के कुछ भिन्न विचित्र से
विराटकता का आभास होता है। और इन सब के बीच में जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ, जैसे अपने को गुम सा होता हुआ महसूस करती हूँ। कहाँ पटना, कहाँ कानपुर, और यहाँ इतना बड़ा शहर कोलकाता। मैंने तो आज तक कभी बड़े शहर को नहीं देखा हूँ। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों और लंबे लंबे खुले मैदान, बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग। क्यों हीरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? दीपा पूछती है कि कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और जा। हम जैसे डरे तो कोई बात नहीं, बात भी है जिसमें सारा अपना कैरियर अपने आप बनाया, भला भला हुआ इंटरव्यू में डरे। हीरा कह रही है कि तुम डर रही हो, जिसने सारा कैरियर खुद से बनाया वो डर रही है इंटरव्यू से। हम डरे तो अलग बात है। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी को पटना ही होंगे, भैया भाभी तो पटना ही होंगे। हीरा के बारे में बात करती है। जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। और दीपा कहती है कि भैया भाभी तो पटना में ही है, और कानपुर आने के बाद मैं एक बार गई थी। कभी 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 यूँ पत्र लिख देती हूँ, भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। कहते कि कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके, ठीक है ना। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इस विषय पर बात करे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है कि मुझे यह प्रसंग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पारिवारिक मामले में कोई बात करे, ठीक है ना। और मौन ही रहती है। हीरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उसकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ, ठीक है। दीपा सोचती है कि उसके पति होते तो मेरा कुछ मदद करते, ये फिर लगा कि नहीं वो नहीं है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा स्वतंत्र हूँ। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को हीरा को कॉफ़ी हाउस ले जाती हीरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निश्चित दिखाई देता है। वहाँ पर कॉफ़ी हाउस में निश्चित मिलता है वही पुराना पटना का प्रेम। मैं सकपकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है और विवश होकर मुझे इधर उधर देखना पड़ता है। यह इधर उधर देखने लगती है जैसे उसे अनजान है। नमस्कार भी करना पड़ता है, हीरा का परिचय भी करवाना पड़ता है, और हीरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण देती है। मुझे लगता है कि मेरी सांसें रुक गई है निश्चित को देखकर। कब आई? वो पूछता कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? कहाँ ठहरी हो? वो पूछता है। जवाब हीरा देती है, ये नहीं बोलती है, चुप मौन सी रहती है। और हीरा सारे जवाब देती है। मैं देख रही हूँ निश्चित बहुत बदल गया है। और मन में सोचते हैं निश्चित बहुत बदल गया है, उसके कवियों की तरह बाल बढ़ा लिया है, बड़े बड़े बाल रख लिए हैं, और यह शौक चढ़ आया है। उसका रंग स्याह पड़ गया है, बिल्कुल दुबला सा हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। और हीरा को मुन्नी की चिंता सताए रहती है अपने बच्चे की। और मैं स्वयं भी घर पहुंचने की उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतला तक पैदल चलना हुआ और हमारे साथ आता है। हीरा उससे बातें कर रही है मानो वह हीरा का मित्र हो, जैसे लग रहा हो कोई हीरा का ही मित्र हो। हीरा अपने पता समझा देती है। वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निश्चित को यूँ मिलना। और दीपा सोचती है कि पूरे 3 साल के बाद निश्चित का यूँ मिलना, ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने आ रहा है। पुराने सारे अतीत याद आ रहे हैं, एक एक घटना आंखों के सामने आ रहे हैं। बहुत दुबला हो गया है निश्चित, लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। दीपा सोचते मन में बहुत दुबला हो गया, जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो ये नहीं सला रहा होगा, मतलब इसे लग रहा है कि मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं है ये। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, लेकिन एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ कि यह झूठ है। और यही ऐसा ही था तो मैं कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। दीपा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये कल्पना जो मेरे मन में बन रहा है ना, बिल्कुल झूठा है।
यदि ऐसा ही है तो कौन उससे कहने गया था कि इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब कुछ किया है। और एकाएक ही मेरा मन कटु हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और यही तो वह व्यक्ति जिससे मैं अपमानित करके सारी दुनिया के सामने, यही तो वो व्यक्ति है जो मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था। जो उपहास का मैं पात्र बनकर रह गई थी। वो क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया जब मुझे मिला। सोच रही है कि जब मुझे मिला तो क्यों नहीं मैं उसे पहचानने से इनकार कर दी। जब वो मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि साफ उसे कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा तो मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं उसे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल, अपने मन में सोचती है कि आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। और यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। और यह भी बता दूंगी कि उससे घृणा करती हूँ और जिंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती उसे। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बातें भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। एक तरफ दीपा के मन में ये सारे बातें चल रहे थे और दूसरे तरफ ये मन में बातें चल रहे थे कि निशित ने अभी विवाह क्यों नहीं किया। ठीक है ना, शायद मेरे लिए उसके मन में कुछ है क्या, करे ना करे मुझे क्या, फिर समझ आते हैं ना, करे या ना करे मुझे उससे क्या वो आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है क्या आज भी मुझसे कोई उम्मीद रखता है। हूँ मूर्ख कहीं का, ऐसे बोलती है। संजय, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। और इस समय जबकि तुम्हारी इतनी यादें आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। अब दीपा जो है वही पुरानी बातें, वही जो जिससे दीपा को गुस्सा आता था, खींच आता था, वही चुम्बन, गले से लगाना जिसे दीपा खींचती थी, वह सारी चीज़ों को मिस कर रही। नौकरी पाना इतना मुश्किल है कि इतना इसका मुझे गुमान तक नहीं है। और इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर का सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर तो 300 की जॉब है। निशी सवेरे से शाम तक किसी चक्कर में भटकता है और यहाँ तक उसने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखा है। वह क्यों मेरे काम में दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि मैं जैसा भी होगा वो मुझे काम दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? दीपा सोचती है, मैंने कल सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब मैं जब उसे टूटे बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा कि घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वह लंबे बाल, कुर्ता पजामा, और वह समय से पहले आ गया था। संजय होता तो 11 बजे के पहले नहीं आता, 9 बजे टाइम देकर वह 11 बजे आता, पर वह समय से पहले आ गया। उसे यूँ चक्कर काटते हुए देखकर मेरा मन जाने कैसा हो गया। और जब वो आया तो मैं चाहकर भी उसे कटु नहीं बोल सकी और मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि बड़ा प्रसन्न हुआ। वो मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वहीं बैठे बैठे फ़ोन से इस नौकरी के सारे संबंध की जानकारियाँ प्राप्त कर ली और कैसे क्या करनी है उसकी योजना बना डाली। और बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी। और आज वो ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति में मेरी ओर हो रही थी। मैंने उसे अपनत्व भरे व्यवहार से, अपनापन व्यवहार से मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी कि नकार भी नहीं पाती थी। और सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही नौकरी के चक्कर में, पर काम की बात के अतिरिक्त कोई बात नहीं हुई। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात मैं उसे बता दूं, पर वह बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर दिलचस्पी लेना काम में न बन कर दे, क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि मेरे नीचे नौकरी मिल जाए और मैं संजय के साथ यहाँ पर विवाह करके अपना विवाहित जीवन सुख में बिताऊं। शाम को हम घर लौटते हैं और मैंने उसे बैठने के लिए कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं है, वह खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट के पसीने की बूंदें चमक रही थी। एकाएक मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसके पसीनों को पोंछ देती और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूँ ही चला जाता। अच्छा है तो चलता हूँ, वो बोलता है अच्छा है चलता हूँ। यंत्र चलित
से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और वह लौट पड़ता है और मैं थकी सी देखती रहती हूँ। और सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूले को निहारती हूँ। यहाँ के फूल वहीं फूल नहीं तो बड़ा सूना सूना सा लगता है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। बातें करती कि संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो अपने आप से। 3 दिन हो गए हैं किसी के बाहों में भरकर अभी तक मुझे प्यार नहीं किया। जिस चीज़ से इसे गुस्सा आता था वही चीज़ को ये मिस कर रही है। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई हूँ। जैसे मैंने उत्तर देना चाहिए वैसे मैं उत्तर नहीं दे पाई थी, पर निश्चित आकर बताया कि मेरा चुना जाना लगभग तय हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह सब निश्चित की वजह से हुआ है। ढलते सूरज से की धूप निश्चित के बाद गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठे निश्चित इतने दिनों के बाद एक पल मुझे बहुत प्यारा सा लगा। अब उलझन में पड़ गई थी दीपा, ठीक है ना। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी का किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरे खातिर उसने कितनों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर उसके साथ रहूं, उसके पास रहूं? एक अजीब सी पुलक मेरे तन मन में सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय के प्रतिकार करने के लिए सब कर रहा हो, प्रायश्चित करने के लिए। पर क्या वह समझता है कि मैं उसकी नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी? जो कुछ उसने किया है उसे मैं भूल जाऊंगी? असंभव, यह कभी संभव नहीं है। मैं कल ही उसे संजय के बात बता दूंगी, ऐसे दीपा कहती है। और आज तब तक वह बोलता है कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। और नौकरी के बातों के अलावा पहली बार उस निश्चित के मुंह से पहली ये बातें, कुछ अलग बातें दीपा सुनती है। और वो उसने मुंह से निकलती है। मैं ईरा की और देखती हूँ तो वह ईरा अपने बच्चे की बहाना मुन्नू की बहाना बनाकर साफ मना कर देती है। और अकेले जाने से मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। और अभी तक तो काम का बहाना लेकर मैं घूम रही थी, पर अब फिर मैं मना नहीं कर पाती हूँ और अंदर जाकर तैयार हो जाती हूँ। मुझे याद आया कि निश्चित को नीला रंग बहुत पसंद था और मैं नीली साड़ी पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रदान करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ कि किसको रिझाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्या यह मेरा पागलपन है? सीढ़ियों पर शिथिल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है निश्चित कि ये साड़ी में तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। मेरा चेहरा तमकता जाता है, कनपट्टियों सुर्ख हो जाती है। मैं सचमुच इन वाक्यों के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निश्चित बोला तो मुझे ऐसी बात सुनने में की जरा भी आदत नहीं है। संजय कभी भी मेरे कपड़े पर ध्यान नहीं देता और ऐसी बात नहीं करता, जबकि उसे पूरा अधिकार, संजय को पूरा अधिकार है रोकने टोकने हर चीज़ पर बात करने के, लेकिन कभी नहीं ध्यान दिया। और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे, पर जाने क्या मैं उसे नाराज नहीं हो पाती, बल्कि एक पुलक में सिरहन महसूस करती हूँ। सच संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में मैं संजय के साथ रही हूँ। रोज़ उसके साथ हम घूमने जाते हैं, पर कितनी बार मैंने श्रृंगार भी किया, अच्छे कपड़े भी पहने, प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुँह से मैंने आज तक नहीं सुना। और इन बातों पर उसका ध्यान नहीं जाता है। वह देखकर भी जैसे कुछ नहीं देख पाता है। और इस वाक्य को सुनने के लिए मैं तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। और निश्चित की यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? मैं मन में सोचती हूँ, क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? असो तो क्या उसे अधिकार नहीं है? क्योंकि पहला प्रेम तो वही है ना। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है। अब मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से ही नहीं कह पाती साथ चलने इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछनीय बात कहने का अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ कि आज मैं संजय के बारे में बता दूंगी। स्काई रूम में निश्चित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टून की घंटी बजती है, मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निश्चित अपने सरकता एक कोने में बैठे टैक्सी में, निश्चित एक कोने में और दीपा एक दूसरे कोने में बैठ जाती है। और हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ू का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसके गोदी में पड़कर फहराता है और वो उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है कि यह रेशमी स्वादिष्ट पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। अब मैं विजय के
अकथनीय अल्लाह से भर जाती हूँ। और आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती, और अपनी इस विवशता पर मुझे खींच आती है, पर मेरे मुंह है कि खुलता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकती, या निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं। और उसका यो कोने में दुबक कर निस्वार्थ भाव से बैठ रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है, और इस समय वह यहाँ होता तो उसके साथ उसका हाथ मेरे कमर में लिपटा होता। यो सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती, पर न जाने क्यों किसी के बाहों में लपेट के लिए मेरा मन ललक होता है। मैं जानती हूँ कि निश्चित बगल में बैठा हो, पर उस समय मेरी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना बिल्कुल अनुचित है। पर मैं क्या करूँ? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही थी, मुझे लगता है कि उतनी ही द्रुत गति से मैं बही जा रही हूँ अनुचित अवांछनीय दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरे चेतना लौटती है, और मैं जल्दी से दाहिनी ओर फाटक खोलकर टैक्सी रुकते ही जल्दी से फाटक जल्दी से खोलती है और हड़बड़ी से नीचे उतर जाती है, जैसे मानो निश्चित उसके मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। और अजी इधर से उतरना चाहिए। तब तक जो टैक्सी वाला बोलता है, अजी इधर नहीं उतरना था आपको, इधर वो रोड के साइड में ही उतर जाती है। अजी इधर से उतरना चाहिए आपको ना, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है, और उधर निश्चित खड़ा होकर इधर मैं बीच में टैक्सी पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है, और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मेरा ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे आज देने चाहिए थे ना, क्योंकि मैंने पार्टी दिया है। पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं, और आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए सबका अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि यह संजय की यादें आती है, और निश्चित से दूरियां बनाने की बातें मन में चलती रहती है। मैं अपने को सबको नज़रों से बचा कर चलती हूँ, जैसे लग रहा हो कि ये कुछ अपराध की हो, जैसे मैंने कोई अपराध कर डाला हो और मुझे कोई पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी मैं उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। कौन? निश्चित। क्यों होस्ट माने क्यों? इसके लिए तो पार्टी है, जो जिसके लिए पार्टी होती है वो होस्ट होता है। वही ऑर्डर देता है बाहर की हलचल, और उसके अधिक मन को हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों आमने सामने बहरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास में और खाने का कुछ सामान रखा जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निश्चित कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसके ओठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से ओठ फड़फड़ा रहे हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन जल्दी से कॉफ़ी के स्ट्रो मुंह में लगा लेता है। स्ट्रो में जो पाइप होता है, और यह कहते हैं मूर्ख कहीं का। वह सोचता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह कुछ सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात हमारे दिमाग पर छाई हुई है, पर आज अवश्य वह बात आएगी। न आए तो कितना स्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है कि 3 साल पहले जो अध्याय समाप्त या बंद हो गया है, उसे उलटकर देखने का साहस हम दोनों में से किसी में नहीं है। न हम नहीं चाहते कि जो खत्म हो गया तो हो गया, और उसे दोहराने का कोई लाभ नहीं। जो संबंध टूट गया, अब उन पर कौन बात करे? मैं तो कभी नहीं करूंगी, दीपा सोच रही है। पर उसे तो करना चाहिए, मन में चाहे कि उसे तो करना चाहिए रे भाई। तोड़ा तो उसने था, बात भी वहीं आरंभ करे, मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी से ही संजय से विवाह करने वाली हूँ, अपने मन को समझाती है। क्यों नहीं, मैं उसे अभी तक संजय की बात बता देती, पर जाने कैसे विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मेरा मुंह खुल ही नहीं पाता। एकाएक मुझे लगता है जैसे कुछ उसने कहा, जैसे वो बोला नहीं, लेकिन लगा कि कुछ उसने बोला, ठीक है ना। अगर आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। दीपा जो है खिसिया जाती है। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लगता, पर यंत्र चलित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह ऐसा खा रहा है, मुझे फिर लगता है कि उसके ओठों फड़क रहे हो और स्टाफ पकड़ के उंगलियां कांप रही हो। मैं जानती हूँ कि वो पूछना चाहता है कि दीपा
तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। वो पूछी नहीं, वो पूछ ही क्यों नहीं लेता, पर एक पूछ क्यों नहीं लेता यार पगला। मान लो यही पूछ ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को मैं भूल गई हूँ और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर किया क्या, असह्य अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं आती मेरे सामने। तो पटना में गुजारी सुहानी शाम और चांदनी रात में चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठकर मौन भाव से एक दूसरे को हम निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मदकता तन मन में विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। और एक विचित्र सी स्वप्नली दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रख कर कहता था, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी वह आत्मीयता के उसी क्षण में गुजर रहा है। मैंने अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने में अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय न जाने कैसी अतल गहराइयों में डूब जाता है, निश्चित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी, मतलब ये सोचती है कि बिल नहीं देने देता, मैं उसे छीना झपटी करूँ कि नहीं बिल मैं दूंगी, वो कहे कि नहीं मैं दूंगी, मैं बिल दूंगी। और इसी चक्कर में मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए और मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ कि उसे लगे, पर वैसा अवसर नहीं आता है। बिल वहीं देता है, मैं तो विरोध भी नहीं कर पाती। मन में प्रचंड तूफान, फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वहीं मौन, वहीं दूरी, पर जाने क्या कि मुझे लगता है कि निश्चित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट, बार बार बहुत निकट करीब आ गया है। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं नीतीश को मेरे हाथ पकड़ लिया, क्यों नहीं नीतीश ने मेरे हाथ पकड़ लिया, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। दीपा को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं मुझे प्यार करता हुआ, ज़रा भी नहीं, पर वह कुछ करता ही नहीं। सोते समय रोज की तरह मैं आज संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती थी। रोज वह संजय को ध्यान में रखकर सोना चाहती है, लेकिन आज संजय के स्थान पर बार बार संजय की आकृति हटाकर स्वयं आ खड़ा हो जाता था मेरे मन पर, मेरे दृष्टि पटल पर। कलकत्ता अपनी मजबूरी पर खिंच आ जाती है। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने पर, सोचते हैं कि कितना अच्छा मौका मिला था सारी बात बता देने को, पर जाने कहाँ भटकी थी मैं, कुछ नहीं बता पाई। थोड़ी सी कहती कि नहीं मुझे ये सब नहीं पढ़ना है। शाम को तो मुझे निश्चित अपने साथ ले गया पानी के लेक, मतलब किनारा ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था, बाकी सब जगहों से शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर घूमने गए थे, चारों वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन में पड़ रहा था। अब तो तुम ही यहाँ आओगे, मेरे ओर देखकर गगरित निश्चित ने कहा कि अब तो तुम भी यहाँ आ जाओगी। मेरे ओर देखकर कहा, हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है। तब वह पूछा कि नौकरी के बाद क्या करोगी, क्या इरादा है। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझे कुछ जानकर वो अपनी बात कहेगा, कुछ नहीं जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो कुछ कचोट डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है, वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें झलझला आती है और मैं दूसरी ओर मुँह फेर लेती हूँ। तुम्हारा यहाँ आने से मैं बहुत खुश। तब तक वह कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांसें
जहाँ की तहाँ रुक जाती है और आगे शब्द सुनने के लिए शब्द नहीं आते, और बड़ी कथा मतलब ये बातें सुनकर ये थोड़ी सी असहम जाती है और करुण और याचना भरी दृष्टि से उसकी ओर देखती है, मानो कह रही हो कि तुम कह क्यों नहीं देते निषिद्ध कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, तुम कुछ हो गया है उसे भूलकर, जो भी कुछ हो गया है उसे भूलकर मुझसे विवाह करना चाहते हो, कह दो निषिद्ध कह दो। वो अपने मन को समझाती है, यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी निषिद्ध, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान भी कैसे सकते हो निषिद्ध, इतना सब हो जाने के बाद मैं शायद तुमसे ही प्यार करती हूँ, शायद नहीं सचमुच मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने मन को समझाती है, कहती है, अपने मन में ही कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा ही मितभाषी हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेख के पानी पर जमी हुई है। शांत मौन, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहो न कहो, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मैं कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना समझते हो और तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी ही है। और दीपा अपने में कहती है कि आज भी ये दीपा तुम्हारी है निश्चित। और मैं लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने का साथ मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। अब ये कानपुर की बातें आगे आती है, वापस वहाँ से कानपुर आती है। मन में उत्सुक अभिलाषा होते हुए भी नितिश आवश्यकता मीटिंग की बातें सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। निश्चित के कह दिया कि तुम स्टेशन मुझे छोड़ने मत आना। ईरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर वह चली गई, गाड़ी पर बैठाकर चली गई। लेकिन दीपा को कहीं ना कहीं निश्चित का इंतजार था कि आया क्यों नहीं, मैं मना कर दिया तो वहीं रह गया, आया क्यों नहीं। अंतिम क्षणों में उसके साथ अकेली रहना चाहती थी और मन में एक दबी सी आशा थी, चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने के 10 मिनट रह गए थे। देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झकता हुआ निश्चित आ रहा है, पागल सा। वह इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैंने दौड़कर उसके पास जाती हूँ और आप क्यों आए पूछती हूँ, पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन वो बहुत व्यस्त रहा हो और दौड़ते दौड़ता और मुझसे ही ऑफ करने यहाँ पहुँचा हो, मुझे ही सी ऑफ करने यहाँ पहुँचा हो। मन करता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। अच्छी जगह मिल गई। वो अंदर झांकते हुए पूछता है कि अच्छी जगह मिल गई ना, हाँ पानी वानी है ना, हाँ है, बिस्तर फैला दिया, ऐसा पूछता है वो, ठीक है ना। मैं खिंच पड़ती हूँ। वह शायद समझता है कि चुप हो जाता है, वो समझ जाता है और चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं और उसकी आंखें में एक विचित्र सी छाया देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसके मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रही है। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर देता। दीपा चाह रही थी कि वह सारी बातें कहे, ठीक है ना। आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है कि आज भीड़ यहाँ पर विशेष नहीं है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही थी, जैसे समय सरक रहा था, क्योंकि 10 मिनट था गाड़ी को खुलने में। मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा था। मुझे कभी उस पर दया आती थी तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गया था। एक बार हमारी नज़रें मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। वो कहता है कि ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय से नज़रें से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हो कि तुम चढ़ा दो उठाकर। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और नीचे प्लेटफार्म पर ज़रा पहुँचने के बाद खबर देना। और कहता है कि ज़रा पहुँचने के बाद खबर दे देना। जैसे ही मुझे इधर से कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा नौकरी का, तो मैं तुम्हें सूचना दे दूँगा। और मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी
हरी झंडी फिर सिटी मेरे आंखें छलछला आती है और गाड़ी के हल्के झटके के साथ सरकने लगती है। वही गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है और मेरे रोम रोम सिहर जाता है। निश्चित हाथ के ऊपर हाथ रखता है और दीपा का रोम रोम सिहर जाता है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं और मैं सब समझ गई। निश्चित अब समझ गई जो कुछ इन 4 दिनों में नहीं कह पाए तुम इस क्षणिक स्पर्श से कह डाला। विश्वास करो यही। और दीपा कहती है कि तुम विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। अब यहाँ पर संजय को मतलब लगभग उलझन में, उलझन अब क्लियर हो गई कि नहीं मुझे निश्चित के साथ ही रहना है। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निश्चित को देखती भर रह जाती। गाड़ी के गति पकड़ने के साथ वह जरा सा दबाकर छोड़ देता है, हाथ को दबाकर थोड़ा सा छोड़ देता है। मेरे छल छलाई आंखों मुद जाती है और मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, यही सत्य है। बाकी सब झूठ है, अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। बाकी सब मन लगाने का प्रयास है। आंसू भरी आंखें से मैं प्लेटफॉर्म के पीछे छूटता जा रहा था। देखती हूँ सारी आकृतियाँ धुंधली सी हो गई। असंख्य हिलते हुए हाथों से बीच निश्चित के हाथ को और उसके जिससे मेरा हाथ पकड़ा था ढूंढने का सफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी पर प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और मैं दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियों को दिखाई देती है। धीरे धीरे वह सब दूर हो जाती है, पीछे छूटी जाती है। मुझे लगता है कि मैं दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ऐसे लग रहा था कि मेरा कोलकाता ही घर है। मैं यहाँ से मैं दूर जाती जा रहा हूँ। अनदेखी वही हाल है पंगलिया का। अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए बेचिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। आंखें बंद होते हैं, संजय का चित्र आता है। कानपुर में जाकर और सोचती है कि कानपुर में जाकर मैं उसे क्या कहूँगी कि इतने दिन मैं उसे छलती आई हूँ, संजय को मैं धोखा देती आई हूँ, अपने को छलती आई हूँ। पर अब नहीं, मैं उसे सारी बात समझा दूंगी, कह दूंगी कि संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसी ने हृदय के किन अतल गहराइयों में जमी हुई है, उसकी जो जड़ है मेरे हृदय के गहराइयों में जमी हुई थी। और इतना असहास कलकत्ता के निश्चित से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निश्चित को लेकर सदैव संदिग्ध रहते हो, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। पर आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते मैं हारी रे बाबा। सच मानना है संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में रही हूँ। तुम्हारे साथ मैं भ्रम में थी और तुमने भ्रम में डाल रखा था। पर आज भ्रम का छलना, सारे ही छल जाल छिन्न भिन्न हो गया है, सारे भ्रम टूट गया है। मैं आज भी निश्चित को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन तुम्हारे साथ और छल करने का मैं दुस्साहस, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगी, एक दिन भी नहीं। आज पहली बार मैंने संबंधों का विश्लेषण किया है तो जैसे सब कुछ मेरे स्पष्ट हो गया है। और जब मेरे सामने ये सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमने कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती। तो संजय के कह रही है, आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावनाएं है वो प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है, दया की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब मेरे पिता और निश्चित को खोकर मैं चूर चूर हो गई थी। सारा संसार वो वीरान नजर आने लगा था। ये सोच रही है, ठीक है। उस समय तुमने अपने स्नेहित स्पर्श से मुझे चिल्ला दिया। मेरा मुरझाया मारा मन हरा हो उठा। मैं कृतज्ञ हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार तो बेसुध घड़िया, यो विभोर क्षण, तन्मयता, वे पल, सब जहाँ सब चुक जाते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्यार तो संजय और दीपा का ही था, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल अट्रैक्शन था, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? मेरे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच एक क्षण के लिए भी मैं कभी तन मन से शुद्ध बेसुरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। तुमने इतने मुझे चुम्बने दिए, बाहों में भरा, लेकिन मुझे कभी भी मादकता नहीं आया। मैं कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाई। सोचते हुए निश्चित के चले जाने के बाद
मेरा जीवन में एक विराट शून्यता आ गई है और एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। तुम तो मेरे रिक्त स्थानों को तुमने पूर्ति किया, लेकिन मैंने गलती से तुम्हें अपना प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेकों दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही मुझे तुम्हें प्रियतम की से प्यार करेगी। और आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम का सच्चा प्रेम होता है, प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम अपने को भुलाने का, भरमाने का एकमात्र प्रयास होता है। और इसी तरह असंख्य बातें मेरे दिमागे में आती गई। मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा। उससे सोचती है कि मैं संजय से क्या यह बातें कह सकूँगी, लेकिन कहना तो पड़ेगा। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं सकती। मन में किसी को आराधना करके तन से उसकी होने का अनुभव करती रहूं। छी, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कम नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गया है और कुछ फूलें झड़कर जमीन पर इधर उधर बिखर पड़ी है। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा हुआ एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई हुई। और खोला तो उसमें छोटा सा एक पत्र था जिसने लिखा था कि दीपा, तुम तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ और 5-6 दिन में लौटूंगा। तब तक तुम आ जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारा संजय। छोटा सा एक लेटर। एक लंबा निश्वास निकल पड़ा। लगता है कि एक बोझ हट गया। इस अवधि में मैं अपने आप को तैयार कर लूँगी बोलने लायक। नहा धोकर सबसे पहले मैं निश्चित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति को हिचक मेरे ओठों बंद किए हुए थे। दूर आकर भी उसने अपने आप ही टूट जाती है और स्पष्ट शब्दों में मैं लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गई। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी हरकत से बहुत दुखी थी, नाराज थी, पर उसने देखते ही सारा क्रोध बह गया। इस अनप में क्रोध का भला टिक भी कैसे पाता है। लौटी है तब ना जाने कैसी रंगीनी मादकता मेरी आंखों में छाई हुई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं उसे पोस्ट करने चली जाती हूँ। रात में सोते हुए मैं अन्याय ही मेरी नज़रों से सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट पलटकर सो जाती हूँ। कांत, आज नीतीश को पत्र लिखना 5वां दिन हो गया था। मैं कल ही उसे पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डांक निकल गए। जाने कैसे सूना सूना अनमना से लगता है। सारा दिन किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डांक से उत्तर दिया उसने। समझ नहीं आता मैं कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी से मैं आकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है पिछले 2.5 साल मैं करीब इसी समय खड़े होकर मैं संजय की प्रतीक्षा यहीं पर करती थी। आज मैं निषेध के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या निषेध के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई नहीं आएंगे। फिर निर्उद्देश्य से कमरे में लौट जाती हूँ और शाम के समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज़ की तरह संजय के साथ घूमने का जी करता है। लगता है यहीं बैठे रहीं तो दम घुट जाएगा। और कमरा बंद करके मैं खुद को ढकेलते हुए सड़क पर ले जाती हूँ और शाम का धुंधला का मन को बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, लगता है जैसे मेरी राहों भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य से चलती रहती हूँ, पर आखिर तब तक यूँ भटकती रहूँ। हार कर लौट पड़ती हूँ और वापस घर आ जाती है। और आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का लिफाफा देती है। एक तार आता है और धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ तो वह हीरा का तार था। निषेध ने तार नहीं लिखा था। नियुक्ति हो गई, बधाई। ऐसे इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर जाने क्या कि खुश नहीं हो पाती। और यह खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक विचार मेरे मन में आता है, क्या तो कुछ मैं सोच गई और वो नीरा भ्रम ही था। वो मात्र मेरा कल्पना, मेरा अनुमान कि नहीं वह स्पर्श को मैं कैसे भ्रम। और सोचती है कि मेरा भ्रम था कि वह मुझसे प्यार करता है। फिर कहते कि नहीं वो जो स्पर्श था, मैं स्पर्श को कैसे भ्रम मान लूँ। ठीक है, जिसने मेरे तन मन को डुबो लिया, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत
मेरे सामने खुल पड़ी थी। लेख पर बिताए गए मधुर क्षण भ्रम कैसे मान लूँ, जहाँ मेरे मन मुखरित होकर सब कुछ का गया था। आत्मीयता के वह अनकने क्षण, फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल पत्र आएगा? वो सोचती है। क्या आज भी वो हिचक कर रोके हुए है क्या? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है और उसने देखती है कि यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे घड़ी, ध्यान दीजिएगा, घड़ी जब बजती है तो घड़ी पर ध्यान जाता है, तो घड़ी भी उस संजय ने गिफ्ट किया था, दिया था। लगता है कि घड़ी घंटे सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, ये टेबल, फूलदान, ये तो सभी संजय लाया है ना। मेज पर रखी हुई पेन और उसके सालगिरह के पर ला कर दिया था। हर चीज संजय ही लाया है। अपनी चेतना के इस बिखरे सूत्र को समेटकर मैंने फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान पर सुना सा मेरापन, सुनेपन और अधिक। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज है दीपा की, आखिर मैं प्यार किससे करती हूँ? मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। फिर एक बार मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जहाँ पर वो बैठी थी कोलकाता में, जिससे छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखता हुआ निश्चित आकृति उभर कर आती है। वो लाख जल की ओर देखे पर चेहरे की अंकित उसके मन में हलचल को और मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसके घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल पर बदल जाती है। मैं इसे लिख डालती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में उंगलियों को बालों से उलझाए इस तरह बालों को लपेट रही थी। निश्चित बैठा है और वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए जैसे निश्चित उसके सामने दिखाई दे रहा हो। चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता है। वो कोशिश करता है पर उसका हाथ बस काँप कर रह जाता है। वो लगता है जिसको उसके घुटन मेरे दम घोट कर रख देगी। वह खुद वो निश्चित को महसूस करती है अपने पास और कहती है कि उसके चुप्पी लगता है मेरी जान ले लेगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वहीं फूलदान और आँख खुलती है, वहीं फूलदान, वहीं पर्दे, वहीं मेज, वहीं सारी चीज। आखिर आज निश्चित का पत्र मिल गया। अगला दिन धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। उसने लिखा था कि प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई और तुम्हें अपनी नियुक्ति पर तार मिल ही गया होगा। मैं कल इराजी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उस इराजी को मतलब ईरा, और उसने बताया था कि तार दे देगी। ऑफिस की ओर से सूचना मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी तुमको। और इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूँ और तुम्हें यह काम मिल गया, मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निश्चित। ऐसा लिखता है। अपने अनुभव, प्रेम कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों से लुप्त हो जाते हैं और रह जाता है केवल शेष फिर। तो फिर उसके पास कुछ कहने का शेष नहीं। क्यों नहीं लिख दिया कि अभी क्या लिखेगा वह दीपा। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखता हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे, और कुछ ही देर के बाद वो देखता है रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ सर संजय खड़ा है दरवाजे पर। एक क्षण मैं संज्ञा सुन सी उसकी ओर देखती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वो आगे बढ़ता है, मेरी खोई हुई चेतना लौट जाती है। मैं अपने जो इतने सारे स्वप्न देखे थे सब टूट जाता है और मेरी चेतना लौटती है और मैं विशिष्ट से दौड़कर दीपा बिल्कुल दौड़कर तेजी से जाती है और उस संजय से लिपट जाती है। इतने तेजी से दौड़कर लिपटे हुए पहली बार संजय पूछता है, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और पूछते तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वप्न टूट जाता है। अन्याय से मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बोलता है क्या हो गया? कलकत्ता में काम नहीं मिला क्या? अरे मारो काम गोली को, मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, पर मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। वह और जोरों से संजय को पकड़ती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे उसके तन मन पर छा जाती है। तभी मैंने
पर संजय के अधरों का स्पर्श करती हूँ और मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, यानी जो मैंने निश्चित के बारे में मैं कब से सोच रही थी वह सारा झूठ है, यही सत्य है। वह मिथ्या था, भ्रम था मेरा, संजय ही सत्य है। और हम दोनों एक दूसरे को आलिंगन बाहों बंधे रह जाते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित में, और दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। मतलब इसे लगता है कि यही सत्य है, जो हमें दिख रहा है यही सत्य है, वही सत्य है। जो नहीं था कभी भी, नहीं है, कुछ समय हमारे जीवन में आया, वो बिल्कुल सत्य नहीं था, यही सत्य है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। थोड़ी सी कहानी लंबी थी लेकिन कहानी में जान थी। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।